So now we can start, no? So good afternoon. Welcome to all the media fraternity. आज नेशनल पीपल्स पार्टी अरुणाचल प्रदेश का यूनिट आपके सामने नेशनल पेंशन स्कीम को लेके एक प्रेस ब्रीफिंग रखने जा रहा है. इनफैक्ट ये नेशनल पेंशन स्कीम रिसेंटली 2008 से अरुणाचल प्रदेश में लागू है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 2004 से इसका इम्प्लीमेंटेशन लागू है. तो इस स्कीम को लेके नेशनल पीपल्स पार्टी एक रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी इसलिए कंसर्न है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में 10% ऑफ द पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर पे, गवर्नमेंट सर्विस सेक्टर पे डिपेंड करते हैं. और सिंस हमारा ये ट्रैवल स्टेट होने के कारण से इस फैमिली मेम्बर में अगर एक आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है तो वो लगभग 10 या 11 सदस्य को इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं. यानी कि स्टेट में इंडस्ट्री कमी होने कारण से या टूरिज्म सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट इसकी कमी होने के कारण से या यहाँ लेस कंज्यूमर होने के कारण से बिजनेस सेक्टर में इसको कम होने के कारण से हमारा यहाँ का पॉपुलेशन जो फैमिली मेम्बर्स जो जॉब में एंगेज है उनको ज़्यादा डिपेंड करना पड़ता है. तो जब हम देखा जाए 10% ऑफ पॉपुलेशन यानी कि अरुणाचल पॉपुलेशन अगर 14 लाख है तो लगभग 1 लाख पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब. 1 लाख में से अगर एक फैमिली मेम्बर्स जब जॉब में रहता है वो 11 मेंबर्स को या 10 मेंबर्स को सपोर्ट करना मतलब लगभग 11 लाख पॉपुलेशन इज डिपेंडेबल ऑन दी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का अर्निंग से, ये हम माना जाता है. इसलिए अगर ये एनपीएस गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वेलफेयर के लिए नहीं है तो हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है क्योंकि हम सिर्फ 1 लाख पॉपुलेशन पे हम कन्फाइन नहीं रहना चाहिए, हमें 11 लाख पॉपुलेशन का वेलफेयर के लिए सोचना चाहिए. इसलिए ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन सिस्टम और ये 2004 में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल सेंट्रल गवर्नमेंट से लागू किया है. तो इनफैक्ट इसको अरुणाचल में 2008 से लागू करना था. तो इसका ग्रीवेंसेस को लेके जो कोसाप है या एनी अदर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वो लोग रिवोल्ट किया. उनको लगा कि एनपीएस में वो बेनिफिट नहीं जहाँ में ओल्ड पेंशन सिस्टम में बेनिफिट है और इसमें काफ़ी सा उनको डिमेरिट्स दिखाई दिया. इसलिए वो लोग इसको अपोज किया करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और सर्विस फेडरेशन के बीच में एक समझौता नहीं आने के कारण से एक स्टे गया और 2013 में ही गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एमएयू नेशनल डिपॉजिटरी लिमिटेड मुंबई का साथ एमएयू साइन करने के बाद ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में 2008 से लागू किया गया. तो वो मैं हिस्ट्री को बता रहा हूँ. सेकेंडली ये एनपीएस चीज़ क्या है. तो एनपीएस में यह है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय 2008 का बाद एंट्री किया है उनको 10% ऑफ दी टोटल सैलरीशन को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है और इक्वल अमाउंट द गवर्नमेंट साइड से कंट्रीब्यूट करेंगे और ये कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है उनको टायर 1 या टायर 2 अकाउंट पे पार करेंगे. तो ये सिस्टम है. और सेकेंडली इस सिस्टम में क्या है कि अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी तरह से एक्सपायर डेट हो जाता है ड्यूरिंग द सर्विस लाइफ पीरियड में उनको पेंशन बेनिफिट नहीं है, फैमिली को पेंशन बेनिफिट नहीं है, उनका नॉमिनी को नहीं है. या फिर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो सकता है ऑन मेडिकल सीरियस मेडिकल ग्राउंड लाइक पैरालिसिस हो जाता है तो उनको बीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट का स्कीम्स इसमें कवर अप नहीं है. ये एक बड़ा सा लूपहोल इसमें दिखाई दे रहा है. तो इसमें जो बेसिकली जो डीमेरिट्स जो हम दिखाई दे रहा है वो लगभग 6 पॉइंट है. नंबर 1 विविध करते हैं तो वो बेसिकली आप ड्यूरिंग योर सर्विस टेन्योर पे आप सिर्फ उसका 25% ही विड्रॉ कर सकते हैं. यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहा है तो 25 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं जो आपके लिए यूटिलिटी में नहीं आता. वेरेज इन ओल्ड पेंशन में अगर आप 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया है आप 90% ड्रॉ कर सकता है डिपॉजिट अमाउंट से. या सर्विस में हो सकता है आपका 5 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ में या 20 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ बिफोर सुपरनेचर में डेथ हो जाता है या वो किसी कारण से उन डोमेस्टिक ग्राउंड से सर्विस छोड़ देता है
तो उनका जो एलिजिबल जो विड्रॉल लिमिट है वो सिर्फ 20% रखा गया और 80% वो इक्विटी में चला जाता है एनआईटी में। तो ये 20% जो अमाउंट आप जो विड्रॉ कर सकते हैं वो काफ़ी लेस अमाउंट रहता है, यानी कि आप 100 रुपीज़ जमा करते आप 20 रुपीज़ ही विड्रॉ कर सकते हैं जो आपका यूटिलिटी में नहीं आता है। और इन केस ऑफ सुपरनेशन, यानी कि आप सर्विस को कंप्लीट करता है तो 30 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ आप पूरा करता है, तो आपको जो अमाउंट आपने जो डिपॉजिट किया है वहाँ से आप मैक्सिमम 60%, यानी कि अगर आप 100 रुपीज़ जमा किया तो आप सिर्फ 60 रुपीज़ विड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 40 रुपीज़ को आपको एनआईटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो ये 60 रुपीज़ स्पेशली जो ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑफिसर रहेगा उनके लिए थोड़ा सा बेनिफिटेड लगता है, यूटिलिटी में आ सकता है। लेकिन ग्रुप सी डी स्टाफ जो नाइट चौकीदार है, जो ड्राइवर है, जो माली है, उनके लिए 30 ईयर्स का सर्विस पीरियड का बाद वो जो 60% विड्रॉ करने का जो मौका मिलता है अपना पैसा, वो इतना यूटिलिटी में नहीं आएगा क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन कम रहता है। हो सकता है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसका कंट्रीब्यूशन अगर 5000 रहता है तो लगभग 6 लाख का रहता है, तो इसका 60% मन से लगभग आपको 4 लाख जैसे आप विड्रॉ कर, जो 30 ईयर्स के बाद 2050-60 के आसपास में वो पैसा यूटिलिटी में नहीं आता है। तो इसलिए ये जो लोअर लेवल का गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको काफ़ी असर पड़ता है। और जो 40% जो रिमेनिंग पैसा है आपका अपना पैसा, उसको गवर्नमेंट का तरफ से इन्वेस्ट किया जाता है एनआईटी में, शेयर मार्केट में। और जिसका शेयर मार्केट जब बोला जाता है तो जो रिटर्न है द इंटरेस्ट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। तो और स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आप देखा जाएगा किसी भी ऑफिस में, वहाँ में ग्रुप ए ऑफिसर एक रहेगा तो उसका क्लर्कल स्टाफ 10-12 रहता है, यानी कि जो सी डी ग्रेड का स्टाफ वो ज़्यादा रहता है, वो लोग कम पढ़ा लिखा रहता है, वो लोग इस टाइप का इन्वेस्टमेंट जो एनआईटी इन्वेस्टमेंट है उनका बारे में उनका नॉलेज नहीं रहता है, कौन सा शेयर मार्केट कितना प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट एक रिस्क में रह जाता है। तो वो जो रिटर्न है वो ग्रांटेड में नहीं रहता है, तो इसका कारण से ये एक वरीड सिचुएशन क्रिएट कर देता है। तो ये एक डीमेरिट्स इसमें पाया गया है। और सेकेंडली जैसे ग्रुप ए ऑफिसर्स हो या ग्रुप डी का कोई स्टाफ हो, अगर जॉब में आता है और ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी में अगर वो से एग्जांपल टुआंग चला जाता है, ऑन ड्यूटी में कुछ एक्सीडेंटल होकर डेथ हो जाता है, तो ऐसे केसेस में एनपीएस में कोई फैमिली पेंशन नहीं है। उसी में अगर आप ग्रुप ए का ऑफिसर भी रहो, आप एनपीएस में जो कंट्रीब्यूशन देता है हो सकता है 6 मंथ का अगर आप एक्सपायर होता है या 1 ईयर का एक्सपायर होता है, वो कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहता है। वो कंट्रीब्यूशन को विड्रॉ करने के बाद भी आप अपना फैमिली को सपोर्ट नहीं दे पाएंगे, इकोनॉमिक सपोर्ट। तो वेयर एज ऑल पेंशन में वो प्रोविजन है। और इन केस ऑफ मेडिकल ग्राउंड में मैंने जो बताया, तो उसमें अगर आप क्रिटिकल बीमार हो जाता है, जैसे आप कैंसर पेशेंट बन जाता है, या फिर आप पैरालिसिस हो जाता है, या आप साइको बीमार हो जाता है, तभी इसमें बीआरएस का प्रोविज़न नहीं है। वेयर एज ऑल पेंशन सिस्टम में ऐसे केसेस में यू कैन टेक बीआरएस, और आपको आपका बेसिक पे का 50% को एज एन कंपनसेशन आपको दिया जाएगा, या फिर आपका फैमिली का नॉमिनी, आपको वाइफ या आपका बच्चा को दिया जाता है। तो वो प्रोविजंस एनपीएस में नहीं है। तो ये एक बड़ा ग्रे एरिया मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसलिए नेशनल पीपल्स पार्टी इसलिए कंसर्न रहा कि ये जो 11 लाख पॉपुलेशन स्टेट का, जो 10% ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को डिपेंड करता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इकोनॉमी के लिए, तो उनका वेलफेयर के लिए सोचना स्वाभाविक है। हम नेशनल पीपल्स पार्टी नॉर्थ ईस्ट में नीदर नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के अंदर आते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में हम बीजेपी का अलायंस पार्टनर है, पॉलिटिकल पार्टनर है। तो मेरा एनपीपी का ऑब्जेक्टिव ये है कि सरकार जो भी पॉलिसीज़ स्टेट का वेलफेयर के लिए उतारता है, हम हमेशा साथ हैं, हम हमेशा जोर से साथ देते हैं। लेकिन जहाँ में सरकार का पॉलिसीज़ में लूप होल रहेगा, या फिर कुछ ओवरलुक हो जाएगा, या फिर कुछ पॉलिसीज़ में डीमेरिट्स रहेगा, तो एनपीपी हमेशा फील करता है कि वी शुड स्टैंड, उसमें हम स्टैंड रहेगा, और अपना कोलिशन पार्टनर बीजेपी को हम एडवाइस करें कि सर ये पॉलिसी में लूप होल है, आप ग्रेटर वेलफेयर के लिए एग्जाम्पल एनपीएस के केस में, तो ग्रेटर वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट के लिए आपको ये पॉलिसीज़ में एक बदलाव लाना चाहिए, वो हम सुझाव देने के लिए रहा है। तो इस केसेस में जो नेशनल पीपल्स पार्टी के तरफ से द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सुझाव रखना चाहता है, वो बेसिकली 2 है। नंबर 1, एनपीएस विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन। हम चाहते हैं कि जो एनपीएस
स्कीम है, इसको हमारा स्टेट में अगर सिंस हमारा स्टेट सेंट्रल पे कमीशन को इम्प्लीमेंट करता है, एडॉप्ट करता है, तो अगर इसको एनपीएस को एडॉप्ट कर रहा है तो इन एडिशन टू द एनपीएस हमारा वही सुझाव रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ राइट फ्रॉम ग्रुप ए ऑफिसर्स टू दी रैंक ऑफ पियोन चौकीदार, वो अगर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस से पहले किसी कारण से एक्सपायर हो जाता है, ऑन ड्यूटी या ऑन नेचुरल डेथ हो जाता है या एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, तो उन्हें ओल्ड पेंशन सिस्टम से उनको बेनिफिट उनको या उनका नॉमिनी को दिया जाना चाहिए ताकि उनका फैमिली या बच्चा को एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिल सके। सेकेंड, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ डेट भी नहीं होता है लेकिन बिफोर 15 ईयर्स ऑफ द सर्विस लेंथ के अंदर में वो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन में चला जाता है लाइक पैरालिसिस या स्ट्रोक हो जाता है, तब भी ओल्ड पेंशन सिस्टम से उनको कवर अप किया जाना चाहिए, क्योंकि 15 ईयर्स से अंदर में जो भी उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा इट विल बी वेरी मेयर अमाउंट, छोटा अमाउंट रहेगा जिससे वो अपना फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो गवर्नमेंट इसको एनपीएस का साथ में ये एडिशनल पॉलिसी डाल के इसको इम्प्लीमेंट स्टेट में करना चाहिए। अगर ये एट ऑल बिल्कुल नहीं कर पाता है तो जितना भी यहाँ सर्विस फेडरेशन से मैंने बात किया, कोसाप से, अरुणाचल प्रदेश सेक्रेटरीट एम्प्लॉय एसोसिएशन से एंड अदर्स बहुत से ऑर्गेनाइजेशन से बात किया, इवन अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन चेयरमैन एग्जीक्यूटिव मेंबर से भी डिस्कस किया, उनका सबका मांग है कि अगर ये मॉडिफाइड करके इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा तो इसको स्क्रैप आउट करना है, एनपीएस को स्क्रैप आउट करना है और टोटली ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करना है। तो मेरा गवर्नमेंट से वही सुझाव रहेगा, सिंस पेमा खांडू इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ही इज हेडिंग द स्टेट एंड आई बिलीव दैट ही इज अ वेरी इंटेलेक्ट एंड ही इज रनिंग ए पीपुल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए देखता है। तो ये जो सुझाव, दो सुझाव जो रखा गया है कि नंबर 1, टू इम्प्लीमेंट एनपीएस विथ सर्टेन मॉडिफिकेशन बाय एडॉप्टिंग ओल्ड पेंशन सिस्टम फॉर द डिजीज और द प्रीमेच्योर एग्जिस्ट एम्प्लॉयज ऑनर्ड बिफोर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस लेंथ, वो करना है। और एटोल ये नहीं कर पाता है तो इन ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करके ये एनपीएस को स्क्रैप आउट कर देना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। तो आई बिलीव दैट सिंस पेमा खांडू इज वेरी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर और वो पीपल्स फ्रेंडली गवर्नमेंट चलाता है, ये जो एनपीपी का एक सीरियस सुझाव जो अरुणाचल गवर्नमेंट के जितना भी सरकार में कर्मचारी के हित में जो हम रखा गया है, ये सुझाव को वो गंभीरता से लेगा और इसे वो आने वाला समय में अमल करेंगे, मैं विश्वास करता हूँ। विद दिस फ्यू वर्ड आई वुड लाइक टू कंक्लूड माय प्रेस ब्रीफिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज वेलकम। In the statement, the demerits have been clearly mentioned. Yeah. Regarding the Group C and D category. Sir, why this scheme is not much benefit to the government employee of Group C and D category? In this context, it's a very good question. जो ग्रुप सी और डी उनका फी स्केल कम रहता है, तो इसलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% रहेगा, वो भी कम रहेगा। फॉर एग्जांपल 5,000 पर मंथ रहेगा तो एनुअली 60,000। तो जब आप कैलकुलेशन करेगा तो इन 30 ईयर्स इट विल एक्यूमुलेट अराउंड 6 lakhs, यानी कि 2050 में ये 6 लाख बनेगा। तो उसका आपको सिर्फ 60% विड्रॉ का मौका देगा प्रोविजन एज पर डेट, तो यानी कि आपको लगभग 3 लाख समथिंग से 4 लाख आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो वो 4 लाख का अमाउंट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का फैमिली को उस ओल्ड एज में सपोर्ट करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल, जैसे कि उसमें उस 4 लाख का वैल्यू भी इतना नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि जिसका भी पे स्केल कम है ग्रुप सी डी का, उनको ये स्कीम सुपरनेशन तक जाने का बाद भी इतना बेनिफिटेड नहीं है। हाँ, जो ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर जिसका सैलरी 1 लाख 2 लाख का है वो कुछ बेनिफिट हो सकता है, लेकिन फॉर ग्रुप सी एंड डी इट इज़ नॉट बेनिफिट एट ऑल। उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। एनपीएस को इम्प्लीमेंट हुआ है क्या? ये 2008 से रिट्रोस्पेक्ट ऑर्डर से इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ओल्ड पेंशन सिस्टम तो एवरेज हो जाएगा ऑटोमेटिक। ओल्ड पेंशन जो सिस्टम है वो 2008 का बाद जो भी अपॉइंटमेंट हुए उनको लागू हो रहा है। और दूसरा चीज़, ये एनपीएस को लेके हमारा स्टेट का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो ज़्यादा अवेयर नहीं है, इसलिए ये प्लेटफॉर्म से मैं इसको अवेयर भी देना चाहता हूँ। सेकेंडली, इसमें जो इफेक्टेड होने जा रहा है 2008 का एंट्रीज लेवल से, इसमें जो भी स्पेशली ग्रुप डी सी स्टाफ है वो लोग ज़्यादा कम पढ़ा लिखा रहता है, इसलिए इस चीज़ को लोग सही प्लेटफॉर्म में नहीं ला पा रहा है। लेकिन जो ग्रुप ए ग्रुप बी ऑफिसर्स एंट्री किया है वो चीज़ को जानते हैं
लेकिन वो हर अपना अपना डिपार्टमेंट में जो भी एसोसिएशन उनमें फिर डिसीजन मेकिंग बॉडी में नहीं, क्योंकि जूनियर ऑफिसर बन के रह गया। उनका जो भी एग्रीकल्चर का बोलो या इंजीनियर का बोलो, कोई भी डिपार्टमेंट का, वहाँ में जो भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है एम्प्लॉय एसोसिएशन, वो एक डायरेक्टर जॉइंट डायरेक्टर लेवल का रहता है। तो वो लोग में फिर ये इम्पैक्ट नहीं है, ये एनपीएस उनको लागू नहीं होता है, 238 का ऑफिसर्स को लागू होता है। तो इसका कारण से भी एक गैप क्रिएट होने के कारण से इश्यूज़ को सही प्लेटफॉर्म में इस तरह के ग्रीवेंसेस का फेस करने का मौका नहीं मिल रहा है। Sir, why family pension should give it to the nominee of the deceased government servant or the government servant and take BRS on medical ground before 18 years of service claim? हाँ, उसमें मेरा ये कहना था कि कोई सर्विस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इवन अगर सपोज ग्रेड ए का कोई सीओ ऑफिसर्स हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो या फिर एक ड्राइवर हो या माली हो, वो जॉब में घुसने का ऑन ड्यूटी में अगर एक्सपायर हो जाता है या फिर ऑन नेचुरल डेथ हो जाता है किसी कारण से, तो उनका से 1 महीना में हो या 2 साल में या 10 साल में उनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कम अमाउंट रहेगा। तो उनका उससे एनपीएस से विड्रॉ करके जो फैमिली को सपोर्ट करने का जो अमाउंट रहेगा इट विल अराउंड 1-2 लाख का रहेगा, जो यूटिलिटी में नहीं आएगा। इसलिए उनको हम ओल्ड पेंशन फैमिली पेंशन से बेनिफिट देना चाहिए, ताकि उनका जो टोटल सैलरी है बेसिक सैलरी पे स्केल उसका 50% उस फैमिली को नॉमिनी को दिया जाना चाहिए, ताकि वो फैमिली को इकोनॉमिकली सपोर्ट कर सके। और जो बीआरएस का जो बात कर रहे हैं, ओल्ड पेंशन सिस्टम में किया गया 20 ईयर्स के बाद आपको बीआरएस मिलता था। अब मेडिकल और डोमेस्टिक ग्राउंड में आप जॉब रिजाइन करके आप पेंशन ड्रॉ कर सकता था, लेकिन एनपीएस में वो सिस्टम नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा है कि अगर 15 ईयर्स का अंडर में अगर कोई मेडिकल ग्राउंड से या किसी आपका सीरियस मेडिकल केसेस के कारण से या डोमेस्टिक इशू से जॉब चलता है, तो उनको भी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए भी क्या है कि जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है कम पड़ जाता है। लेकिन आफ्टर 15 ईयर्स या 20 ईयर्स के बाद जो अमाउंट कंट्रीब्यूशन रहेगा एनपीएस में, इट विल हैव सम अमाउंट, कुछ अमाउंट रहेगा जो उसका यूज़ में आ सकता है। इसलिए मैंने जो बेंचमार्क रखा कि 15 ईयर्स का बिलो वाला को एनपीएस में से बेनिफिट नहीं देके उसको ओल्ड पेंशन सिस्टम से बेनिफिट देने का सरकार का इशू रखा था। आप लोगों ने कुछ रिटन रिक्वेस्ट किया है कि इसके बारे में? आफ्टर दिस या दिस इज फर्स्ट टाइम, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने जो रिटर्न आप मेमोरेंडम है वो सीएम को सबमिट करेंगे। या थैंक यू। ओवर।